हेलो बच्चों, पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q, द डिस्टेंस r इज कैपिटल ई। एक कोई पॉइंट चार्ज है 2q, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई। तो इस कैपिटल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r², और यहाँ पर चार्ज कितना है 2q, इसलिए क्या हो जाएगा k इंटू 2q/r²। अब यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2kq/r²। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R विद टोटल चार्ज स्मॉल q एट अ डिस्टेंस r/2 वेयर r इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R विल बी। यहाँ पर एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है कैपिटल R, और इस पूरे शेल के ऊपर q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें बताना है कि इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यहाँ पर जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बहुत बड़ा दे रखा है, स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन r। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये कैपिटल R 1 सेंटीमीटर है तो स्मॉल r आपका 1 मीटर हो सकता है, या 10 मीटर हो सकता है, या 20 मीटर हो सकता है, ऐसे। तो अब अगर हम इसका हाफ भी कर दें तो भी ये पॉइंट बाहर ही लाई करेगा, क्योंकि हाफ करिए, मान लीजिए 10 मीटर है, 10 का हाफ करिए 5 मिलेगा। 1 सेंटीमीटर से तो अभी भी बहुत बड़ा है ना, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? इस शेल के बाहर होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई स्फेरिकल शेल है, ठीक है, कोई स्फेरिकल शेल है, उसके ऊपर चार्ज है q, तो इसके बाहर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा कि जो भी चार्ज है इस पूरे शेल के ऊपर वो q अपॉन सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस अपॉन r²। यहाँ पर अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं तो इसके सेंटर से डिस्टेंस है r/2, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? देखिए यहाँ पर हमने E यूज कर लिया है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्वेश्चन में बोला भी था। तो अब जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर, उसके लिए मैं E' यूज कर रहा हूँ सिंबल। तो E' क्या हो जाएगा? देखिए E' विल बी इक्वल्स टू k इंटू जो भी चार्ज है पूरे स्फेरिकल शेल के ऊपर कितना है q, तो kq अपॉन r²। r क्या होगा? यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? r/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए kq/r² अपॉन 4, और ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, तो इस 4 को हम ऊपर लिख सकते हैं। अब इस 4 को तोड़ करके अगर हम ऐसा लिख लें 2 इंटू 2kq/r² लिख सकते हैं ना, 4 को 2 इंटू 2, तो ऐसा लिख दिया। क्यों लिखा है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से थी वो आ रही थी 2kq/r²। तो यहाँ पर ये जो 2kq/r² आ रहा है इसके प्लेस पर हम E लिख सकते हैं। तो ये जो E' आया अपना, E' आया ड्यू टू स्फेरिकल शेल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगी? 2 इंटू ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of a hollow conducting sphere of internal radius small r and outer radius 2r. The ratio of surface charge density of inner radius to that of outer surface will be. यहाँ पर एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका इंटरनल रेडियस r है, मतलब यहाँ पर जो मैंने r1 लिख रखा है इसकी वैल्यू क्या है? r है, एंड आउटर रेडियस 2r, और ये जो r2 लिख रखा है मैंने ये क्या है? 2r है। हमें रेशियो बताना है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस टू दैट ऑफ आउटर सरफेस। तो जो इनर सरफेस है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं बोल देता हूँ σ1, और जो आउटर सरफेस है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं बोल देता हूँ σ2। तो हमें रेशियो बताना है σ1 अपॉन σ2 का, ठीक है, दोनों का रेशियो बताना। सिग्मा होता है क्या? सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है आपका Q डिवाइडेड बाई एरिया, Q अपॉन एरिया। तो अगर हम इनर सरफेस देखें तो σ1 क्या आएगा? देखिए अब इसके ऊपर चार्ज कितना है पहले तो ये समझना पड़ेगा। चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, आप बोलोगे सर चार्ज तो यहाँ पर है ही नहीं, तो चार्ज 0 हो गया, तो 0 यानी 0, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर Q है, इसकी वजह से यहाँ पर एक चार्ज इंड्यूस होगा। कितना चार्ज इंड्यूस होगा? -Q चार्ज इंड्यूस होगा। देखिए ये पूरा आपका होलो स्फेरिकल शेल है, मतलब ये एक स्फेयर है, ठीक है, जो अंदर से खोखला है, ठीक है। इसकी 2 सरफेसेस होंगी, एक ये अंदर वाली और एक ये बाहर वाली, ठीक है। ऐसा अगर आप समझ लो, ऐसा बॉल समझ सकते हो आप, बॉल। तो ये यहाँ पर खोखला है अंदर और ये सब फील्ड है, तो एक सरफेस ये होगी और एक सरफेस ये बाहर वाली होगी। तो ये जो अंदर वाली सरफेस है इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा -Q। यहाँ पर Q है, इसकी वजह से यहाँ पर -Q इंड्यूस होगा, और यहाँ पर -Q आया है, इसकी वजह से यहाँ बाहर +Q होगा। अब इसका अगर एग्जैक्ट रीजन समझना है आपको तो एग्जैक्ट रीजन आएगा गॉस लॉ की हेल्प से। देखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। तो ये हॉलो स्फेरिकल शेल है, तो इसके अंदर अगर हम जाएं यहाँ पर
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, यानी कि फ्लक्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम सिर्फ ये वाला चार्ज देखें, अभी ये मत समझिए कि यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, सिर्फ ये चार्ज होगा अगर, तो फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, इसलिए यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो अब अगर हम इस पूरी सरफेस के अंदर चार्ज देखें तो कितना हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा। ये क्यू और ये माइनस क्यू ऐड होकर के जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो गया तो क्यू इन ही जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब ये जो पूरा कंडक्टर है आपका स्फेरिकल कंडक्टर, इसके ऊपर इनिशियली कोई भी चार्ज दे नहीं रखा था। कोई भी चार्ज अगर दिया नहीं है तो ये न्यूट्रल ही रहेगा ना अभी भी। देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आया कहाँ से, बाहर वाली सरफेस से यहाँ पर चार्ज आया है, तो बाहर वाली सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। ऐसा समझ सकते हो कि ये क्यू था पॉजिटिव, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, यहाँ से, इस सरफेस से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा मतलब आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्यू की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर वाली सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो बताना है। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, देखिए चार्ज कितना आया है इसके ऊपर, मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ अगर, तो चार्ज आया है इसके ऊपर क्यू, अपॉन इसका एरिया क्या होगा, ये स्फेयर है, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई, इसका रेडियस कितना है r1 यानी कि r, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब सिग्मा 2 की वैल्यू फाइंड करें अगर हम, तो सिग्मा 2 क्या आएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है इस पूरी सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर चार्ज है आपका प्लस क्यू, तो क्यू अपॉन यहाँ पर माइनस क्यू था, मैंने मैग्नीट्यूड लिया है सिर्फ, ठीक है, मैग्नीट्यूड का रेशियो हम बताएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लेना है साइन तो ले लो भाई माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पर चार्ज है क्यू और रेडियस कितना है इसका r2 जो कि कितना है 2r, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर, तो ये बन गया q अपॉन 4 पाई इंटू स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन गया q अपॉन 16 पाई r स्क्वायर। अब अगर हम इसका रेशियो लें, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो लें, तो सिग्मा 1 है आपका माइनस क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू बाई 16 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा माइनस का 1 अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 16, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 अपॉन 4 यानी कि माइनस का 4। अब अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, अपॉन में क्या होगा 1 होगा, तो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 क्या आ जाएगा, आया तो वैसे -4 रेशियो 1 है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा 4 रेशियो 1, यानी चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। अगला क्वेश्चन है, मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज एन इनर रेडियस कैपिटल R1 एंड आउटर रेडियस कैपिटल R2, a charge capital Q is placed at the center of the shell, what will be the surface charge density on the inner surface and outer surface of the shell। ये एक शेल है, इसका ये इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है, तो इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। तो हमें बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 बोल देता हूँ, यहाँ पर सिग्मा 2 बोल देता हूँ। तो सिग्मा 1 क्या होगा, देखिए सिग्मा 1 होगा Q1 बाई A1। तब इस सरफेस के ऊपर चार्ज क्या आया है वो देखते हैं। यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस वाली सरफेस पर, अभी पीछे हमने देखा कैसे, और यहाँ पर माइनस क्यू आया है तो यहाँ पर प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, देखिए माइनस क्यू अपॉन एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ तो क्यू बाई 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब अगर हम सेकेंड सरफेस पर देखें सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगा, सेकेंड सरफेस पर जो भी चार्ज है Q2 अपॉन उसका एरिया A2, तो आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज कितना आया है प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। ये हो गई इनर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी और ये हो गई आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी। डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मैं ये बताना है कि चार्ज अगर हम किसी हॉलो स्फीयर को दें या फिर सॉलिड स्फीयर को दें तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर कुछ डिफर करेगा। देखिए
हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, जो भी चार्ज देंगे हम वो उसकी आउटर सरफेस पर हमेशा आता है। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज दिया तो क्यू चार्ज पूरा इसकी आउटर सरफेस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम क्यू चार्ज दें तो इसकी आउटर सरफेस से पूरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर कुछ भी चार्ज नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी सरफेस पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी इधर भी। तो बोल रहा गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमें रीजन बताना है। देखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और यहाँ इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ गॉसियन सरफेस एक बनाई, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स भी जीरो होगा, तो फाई क्या होना चाहिए, जीरो। और फाई होता क्या है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, वो होगा जीरो के बराबर। तो क्यू इन क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है, इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, आपका आउटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से मैं अगर यहाँ इसके अंदर गॉसियन सरफेस बनाऊँ, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा करके बनाया है इसको, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, और ये रेड कलर से मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाई हुई है। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के इनसाइड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, तो इस वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। और फ्लक्स होता है सेम यही क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इस पूरी सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब इस सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो टोटल चार्ज कहाँ होगा, आउटर सरफेस पर होगा। इसलिए हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, टोटल चार्ज हमेशा कहाँ होगा, आउटर सरफेस के ऊपर ही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अप्लाई गॉस लॉ टू शो दैट फॉर अ चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एज इफ द एंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, वो आती है इसकी वजह से, मान लीजिए इसके ऊपर पूरा चार्ज क्यू है, तो इसके बाहर हमने कोई पॉइंट लिया अगर, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब जो डिस्टेंस है ये आर है मान लीजिए, तो क्या आता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज भी लूँ क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दोनों सेम आ रहे हैं फॉर्मूले। मतलब यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो उसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है नहीं एक्चुअली में, एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है। जब हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, अंदर के लिए ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालनी होगी, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा टोटल चार्ज क्यू कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए मान लीजिए इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, जो कि इससे आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो मैंने इस पी पॉइंट से पास होता हुआ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया है। तो अब अगर हम फ्लक्स फाइंड करें इस गॉसियन सरफेस से पास होता हुआ, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन कितना है, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना रहा है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू चार्ज आ रहा है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएं फ्लक्स का, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पर इस स्फेरिकल शेल की वजह से हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म होगी ड्यू टू सिमेट्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। और थीटा जो होगा यहाँ पर, वो थीटा होगा यहाँ पर जीरो, यानी हर एक पॉइंट पर थीटा क्या बनेगा, जीरो। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रेडियल होगी ऐसे, ठीक है, रेडियल होगी इस तरह से। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, तो ये कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ क्लोज इंटीग्रल ds। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने एक छोटा सा ये एलिमेंट समझ लिया ds लिया है, छोटा सा एलिमेंट ds लिया है। ठीक है, इस ds एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी वो इसके रेडियल होगी ऐसा, और जो एरिया वेक्टर होगा उसका वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अभी जो ds है ऐसा ds बहुत सारे एलिमेंट इसके ऊपर लेंगे और सबको जोड़ देंगे, मतलब क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। तो ये हो जाएगा e cos थीटा इंटू टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, थीटा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं, cos 0 इंटू टोटल सरफेस एरिया, cos 0 1 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, e इंटू एस, और s क्या है, सरफेस एरिया इस पूरी गॉसियन सरफेस का, इसका रेडियस है r, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स आया e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से फ्लक्स क्या रहा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों फ्लक्स हैं तो सेम ही,
तो यहाँ से E इंटू 4πr² की वैल्यू E इंटू 4πr² को हम इक्वेट कर देंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, Q अपॉन ये 4πr² नीचे आ जाएगा तो 4π एप्सिलॉन नॉट और r²। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये सेम फॉर्मूला आ गया जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है r डिस्टेंस पर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एज इफ द एंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 पैरेलल प्लेन शीट्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स आउटसाइड द शीट्स। ठीक है, यानी ये जो बिटवीन दोनों शीट्स के बीच में हमें बताना है कि क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसी पॉइंट पर और इनके बाहर यहाँ किसी पॉइंट पर, यहाँ किसी पॉइंट पर। ये 3 पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जो लार्ज प्लेन शीट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आगे इसका डेरिवेशन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अगर हम इस पॉइंट पर इस प्लस सिग्मा की वजह से इसको मैं प्लेट नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको प्लेट नंबर 2 बोल देता हूँ। इस प्लेट नंबर 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस सिग्मा है यानी पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, तो इससे अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे अवे होगी इधर, और उसकी वैल्यू क्या होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने बताया प्लेन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस दूसरी वाली शीट की वजह से अगर हम देखें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पर फील्ड होगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी फील्ड। और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, फॉर्मूला क्या होता है चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ अंदर की तरफ वो कितना आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऐड होकर के क्या बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट्स पर देखें, मान लीजिए इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगी 0। इधर अगर देखें हम तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इससे अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम यही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे 0। दोनों प्लेन शीट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। A small metal sphere carrying charge plus Q is located at the center of a spherical cavity inside a large uncharged metallic spherical shell as shown in the figure. Use Gauss law to find the expression for electric field at point P1 and P2। तो एक ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, हॉलो स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर एक स्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक स्फेयर रखा हुआ है, उसके ऊपर चार्ज है प्लस Q, या ऐसा समझ सकते हो एक बॉल है हॉलो बॉल, उस बॉल के अंदर एक छोटी बॉल रख दी, इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस Q है। अब यहाँ पर एक पॉइंट P लिया हमने, यहाँ पर एक पॉइंट P दिया हुआ है, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्या होगी, और एक P पॉइंट यहाँ अंदर लिया है P2 पॉइंट, ये P1 है और ये P2 है। इस P1 और P2 पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इस P1 पॉइंट से पास होता हुआ हमें गॉसियन सरफेस बनाते हैं। P1 पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस अगर बनाए हम, ठीक है, तो इसके अंदर से फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स हो जाएगा P1 सरफेस, P1 पॉइंट के लिए देख रहे हैं, तो P1 से हमने पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस Q, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है E ds, और cos थीटा आएगा, E डॉट ds होता है E ds cos थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो E ds cos 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अंदर बचा सिर्फ ds मतलब टोटल सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस गॉसियन सरफेस का, मान लीजिए इसकी जो रेडियस है यहाँ से, मान लीजिए कि इस P1 पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस सेंटर से वो R1 है, ठीक है, वो R1 है, तो R1 डिस्टेंस पर है अगर, तो रेडियस क्या हो गई इस गॉसियन सरफेस की R1, तो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा इसका E इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई
एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, ये P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब P2 पॉइंट अगर देखें तो ये इस हॉलो स्फीयर के अंदर है, इस हॉलो स्फीयर के अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। तो P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, सिंपल है। ये अंदर आ रहा है पॉइंट P2, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट हैज अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विच इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट। ठीक है, तो हमें इस पहले ये इतना कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इस पॉइंट ए के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस लार्ज प्लेन शीट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज प्लेन शीट का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे आपको बताया क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इसके आसपास। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये 10 सेंटीमीटर फिगर में दे रखा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, लेकिन फिगर में ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है और इससे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया है। ये फॉर्मूला वैलिड तब होता है जब ये प्लेन शीट बहुत बड़ी हो। बहुत बड़ी हो मतलब क्या है बहुत बड़ी होने का, कि इसका जो डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर है, तो इससे जो हम पॉइंट लेंगे, इससे जो पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस इस 10 सेंटीमीटर से बहुत कम होना चाहिए, मतलब 10 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 10 मिलीमीटर का मतलब वो इस प्लेन शीट के हम बहुत करीब आ गए, बहुत करीब। जब बहुत करीब आ गए तो हमारे लिए क्या बन गई? बहुत बड़ी लार्ज प्लेन शीट बन गई, क्योंकि इसकी ये डिस्टेंस इस शीट की जो डायमेंशन है उससे बहुत कम हो गया, तब ये एप्लीकेबल होगा। या फिर ये शीट बहुत बड़ी हो जाए, बहुत लार्ज शीट हो जाए। ठीक है, मान लीजिए इसका डायमेंशन हो गया 1000 मीटर। अब आप इससे गए 10 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, 10 मीटर की डिस्टेंस पर गए अगर आप, ये 1000 मीटर से 10 मीटर बहुत कम है, तब भी ये लार्ज प्लेन शीट का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मूला ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे प्लेन शीट मान करके सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन वगैरह काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो आप इसे प्लेन शीट, यही लार्ज प्लेन शीट मान करके ही सॉल्व करोगे। भले ही यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर लिख दिया इन्होंने, आप इसे इग्नोर करोगे क्योंकि आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। तो इसे हम नॉर्मल इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट समझ कर ही सॉल्व करेंगे। हम ये करते हैं, इसे बना लेते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करते हैं हम, 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 पाई कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है ना, 9 × 10⁻⁹ तो ये बन जाएगा, देखिए 2 पाई इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है 1/18 पाई इंटू 10⁻⁻15 इंटू, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर पूरा कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9। यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 9 × 18 हो जाएगा और इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 10⁻⁻15 और ये +9 ऐड हो जाएगा, तो -15 + 9 कितना हो जाएगा -6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ, कंसीडर स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट्स, कंसीडर स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट्स P, Q and R placed 50 cm from the charge sheet on the right side as shown in the figure. At which of these points does the magnitude of electric field due to the sheet remain the same as that at point A and Y? देखिए अब ये मैटर करेगा, ये जो पॉइंट है ना, ये मैटर कर रहा था पहले भी हालांकि, लेकिन क्योंकि वो इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता इसलिए ऐसे किया है। लेकिन ये एग्जैक्ट सही तरीका नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डायमेंशन है वो इस पॉइंट की डिस्टेंस से बहुत छोटा है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते, लेकिन लगाना पड़ रहा है मजबूरी में, तो ऐसे ही करोगे एग्जाम में। अब अगर हम इसकी बात करें कि P, Q, R किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी जो कि पॉइंट ए पर है, तो देखिए अगर मैं प्लेन शीट लूँ और जैसा मैंने बताया कि बहुत करीब करीब पॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो अगर बहुत करीब करीब पॉइंट्स लें, बहुत करीब करीब, तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ। लेकिन अगर ये डायमेंशन छोटा हो जाए और पॉइंट इससे बहुत दूर हो जाए, मतलब ये जो डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन है जो प्लेन शीट का, उससे पॉइंट काफ़ी डिस्टेंस पर हो, काफ़ी दूर हो, इधर है मान लीजिए, तो ये 3 पॉइंट जैसे लिए, तो एकदम जो ये सेंटर में पॉइंट होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्ट्रेट होगी, मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा स्ट्रेट होगी। लेकिन ये जो एंड्स वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कर्व्ड होगी। ठीक है, बदल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो होगी वो थोड़ा सा कर्व्ड होगी, वो बदल जाएगी। तो ये जो Q पॉइंट है ना आपका Q, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी जो कि ये पॉइंट पर है, लेकिन P और R पर बदल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत करीब होती, 50 सेंटीमीटर की जगह अगर ये
5 मिलीमीटर होता, मान लीजिए 5 मिलीमीटर पर तीनों पॉइंट होते तो तीनों ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ही थोड़ा सा ये गलत है, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं निकालवाना चाहिए था, मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल रहे हैं और फिर अब यहाँ पर इन तीनों पॉइंट पर बताने के लिए कि किस पे सेम होगी वो दूसरा तरीका लगा रहे हैं, यहाँ पर फिर इस डायमेंशन को देख रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। इसके आगे बी पार्ट देखते हैं इसका। अब देखते हैं बी पार्ट। टू स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम when separated by a distance of r experience a force f each। मतलब दो चार्ज हैं, एक 10 माइक्रोकूलम का और एक -20 माइक्रोकूलम का, ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कुछ f फोर्स लग रहा है। तो इस f फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर वो f लग रहा है, क्या होगी वैल्यू, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 कितना है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यह आ गया फोर्स आपका K इंटू 10 इंटू 20 करेंगे 100 हो जाएगा, और ये -6 पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर -12 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद क्या बोला है, इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड टू अ डिस्टेंस ऑफ r/2, दोनों को कॉन्टैक्ट में लेकर के आए दोनों चार्जेस को और फिर उन्हें सेपरेट कर दिया r/2 डिस्टेंस से। व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ f, इस f के टर्म्स में न्यू फोर्स क्या होगा, f न्यू बताना है हमें इस सिचुएशन में। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या हो गई है r/2। अब बात है कि ये q1 q2 क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए जब इनको हमने कॉन्टैक्ट में लाया है तो यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -20 माइक्रोकूलम, जब ये कॉन्टैक्ट में आएंगे तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स बोला है, आइडेंटिकल एक जैसे, मतलब जो भी टोटल चार्ज होगा वो इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप हो, आपका भाई है, ठीक है, आपके भाई के पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और आपके पास मान लो 50 रुपए हैं, फिर आप दोनों मिले, तो आप दोनों में ये पहले से डिसाइडेड है कि जब भी आप दोनों मिलोगे आपके पास जितना भी रुपया होगा, पैसा होगा, उसे आप जोड़ोगे फिर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, तो कितना हो गया 60 हो गया। अब इसका आधा करो तो 30 हो गया, तो 30 रुपीज़ इसके पास और 30 रुपीज़, मतलब दोनों लोगों के पास 30 रुपीज़ आ जाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर सीन है। तो अब यहाँ पर अगर हम टोटल चार्ज देखें तो टोटल चार्ज कितना होगा, देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा 10 -20 यानी कि -10 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना हुआ -10 माइक्रोकूलम, तो -5 माइक्रोकूलम इसके पास आ जाएगा चार्ज और -5 इसके पास आ जाएगा। टोटल चार्ज है -10 माइक्रोकूलम। अब चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो -5 माइक्रोकूलम इसके पास हो जाएगा और -5 माइक्रोकूलम इसके पास हो जाएगा। टोटल चार्ज का आधा आधा, तो -5 माइक्रोकूलम यहाँ पर है और -5 माइक्रोकूलम यहाँ पर है। ठीक है, -5 माइक्रोकूलम यहाँ पर है। तो अब जो Q1 Q2 की वैल्यू हो गई है वो सेम हो गई है 5 मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर हम 5 माइक्रोकूलम ले लेंगे, 5 × 10 की पावर -6, और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम 5 × 10 की पावर -6। ये हो गया K इंटू 5 5 25 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 4 आएगा, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4 आएगा, 4 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा इंटू 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा K इंटू 100 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन आर स्क्वायर। अब एफ न्यू अपॉन एफ निकालते हैं, क्या करते हैं एफ न्यू अपॉन एफ, एफ न्यू अपॉन एफ। तो एफ न्यू क्या आया है K इंटू 100 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एफ क्या है पुराना वाला, तो K इंटू 200 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/2। कितना आ गया, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर ये 2 बचा, तो कितना हो गया 1/2। तो एफ न्यू क्या हो जाएगा, इस एफ को उधर भेज देंगे तो एफ न्यू इज इक्वल्स टू f/2। तो एफ न्यू कितना आ गया f/2। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। A hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q on its surface. A point charge -q is placed at the center of the sphere. ठीक है, एक hollow sphere है
हॉलो स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है Q। अभी मैंने पीछे बताया था कि जो टोटल चार्ज Q हॉलो स्फीयर को देंगे हम, तो इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा पूरा चार्ज। तो चार्ज कहाँ होगा, आउटर सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज Q होगा। और एक चार्ज -Q इसके सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, जो हॉलो रीजन है उसके अंदर सेंटर के ऊपर -Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। अभी पीछे देखा था हमने ऐसा ही क्वेश्चन। देखते हैं भाई इनर और आउटर सरफेस के ऊपर क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो इसको मैं सरफेस नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको सरफेस नंबर 2 बोल देता हूँ। तो इनर सरफेस पर σ1 फाइंड करेंगे, आउटर सरफेस पर σ2 फाइंड करेंगे। अब σ1 क्या होगा, देखिए यहाँ पर -Q है, तो यहाँ पर एक +Q चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर एक +Q चार्ज इंड्यूस होगा, तो यहाँ पर +Q आया तो यहाँ पर एक -Q आएगा, तो यहाँ पर Q के साथ एक -Q और हो जाएगा। तो अब σ1 फाइंड करें अगर, तो पहली सरफेस के ऊपर चार्ज है Q अपॉन उसका एरिया, तो 4πr², रेडियस कितनी है R1, तो R1²। अब अगर हम सरफेस 2 का चार्ज डेंसिटी देखें तो सरफेस 2 के ऊपर टोटल चार्ज कितना है Q - Q, यहाँ पर हो जाएगा Q - Q अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा 4π, और ये रेडियस कितना है R2, तो 4πr²। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 हो गई Q/4πr1², σ2 हो गई Q - Q/4πr2²। बी पार्ट में बोला है यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। इस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट हमें लेना है और बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस पॉइंट के ऊपर। पहले मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं इस स्फीयर के बाहर, हॉलो स्फीयर के बाहर। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए, इसका डिस्टेंस है मान लीजिए x के सेंटर से का डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास होती हुई। अब जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q∞/ε0। तो Q∞ कितना है इसके अंदर, देखें अगर इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज देखें कितना है, तो +Q और ये -Q। तो टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना आ रहा है, Q - Q अपॉन ε0। और फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है, E⁻ds cos थीटा, E⁻ds cos थीटा, क्लोज इंटीग्रल। थीटा यहाँ पर भी 0 बनेगा। ठीक है, थीटा 0 बनेगा तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, बाहर आ जाएगी। तो E∫ds इज इक्वल्स टू Q - Q/ε0। इंटीग्रल ds मतलब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू Q - Q/ε0। अब टोटल सरफेस एरिया इस गॉसियन सरफेस का क्या हो जाएगा, अगर हमने ये x डिस्टेंस ली थी तो इसका रेडियस क्या होगा, x होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, s की जगह पर क्या आ जाएगा, E × 4πx² इज इक्वल्स टू Q - Q अपॉन ε0। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q - Q अपॉन 4πε0 x²। इस 4πx² को नीचे भेज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई Q - Q/4πε0 x²। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन पैरेलल शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 एंड σ2। σ1 इज ग्रेटर देन σ2। ओके, σ1 इज ग्रेटर देन σ2 आर शोन इन द फिगर। राइट द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन्स मार्क्ड सेकेंड एंड थर्ड। ये सेकेंड रीजन में और थर्ड रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, सेकेंड रीजन में और थर्ड रीजन में। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ पहले। अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें तो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है, यहाँ कोई पॉइंट पी ले लें अगर हम, तो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है इससे अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो उसको मैं E1 बोल देता हूँ। और ये जो σ2 वाली प्लेट है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे भी क्या होगी, अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस डायरेक्शन में हो गया E2। तो सेकेंड रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड रीजन में क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए E1 जो आएगा आपका यहाँ पर अंदर, E1 मिलेगा आपको σ/2ε0 होता है, तो इसका चार्ज डेंसिटी है σ1, तो σ1 अपॉन 2ε0। और जो E2 होगा वो होगा σ2/ε0। अब बड़ा कौन होगा, E1 या E2, क्योंकि σ1 ग्रेटर देन σ2 बोल रहा है, तो E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा, क्योंकि σ1 बड़ा है σ2 से, तो E1 ग्रेटर देन E2 हो गया। तो E1 अगर बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन में मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो E1 में से E2 को माइनस कर देंगे,
तो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1/2 माइनस सिग्मा 2/2। अच्छा, यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन नॉट, ये 2 होगा, तो कितना हो गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दूँ, राइट डायरेक्शन को, और लेफ्ट डायरेक्शन को मैं नेगेटिव बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्शन ऐसा कन्वेंशन अज्यूम कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड में, इधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ये एजम्पशन आप लिख दोगे, है ना, एग्जाम में लिखेंगे हम ऐसा कुछ, तो लिखेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। अब आते हैं थर्ड रीजन में। तो थर्ड रीजन में क्या होगा, देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। मतलब ये E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1/2 और E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2। अब इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी थर्ड रीजन में, वो दोनों को ऐड करके मिलेगी। ये हो गया सेकंड रीजन का, ये थर्ड रीजन का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। और डायरेक्शन क्या होगा, अब दोनों ऐड होंगे सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा वो यही आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगा। यहाँ देखें या यहाँ देखें, डायरेक्शन किधर आएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी राइट साइड में। अब ये बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ, और अगले वीडियो में ये चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो जाएगा PYQ की सीरीज़ का, फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।